आज के इस वीडियो में जो है हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड सीरीज की श्रृंखला में 8वां वीडियो। आपको पता है कि हाल ही में प्रकाशित एडुटेरिया करंट अफेयर्स की बुक से हम लोग सीरीज को 25 सेट 25 दिन के टारगेट के तहत पढ़ रहे हैं और इसी में आज हमारा है जो 8वां सेट है जो कि पिछले एक वर्ष के घटनाक्रम पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों, इसी में हम लोग आज 8वें सेट को आते हैं और 8वें सेट से प्रारंभ करते हैं। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ वीडियो लिंक और आदि भी आप अगर चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, एडुटेरिया टेस्ट सीरीज, वहां से आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। उम्मीद करते हैं कि ये श्रृंखला आपको पसंद आ रही होगी और काफ़ी मज़ा आ रहा होगा, जैसा कि आप लोगों के कॉमेंट से भी पता चल रहा है। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न की ओर आते हैं। पहला प्रश्न है, यूनेस्को ने तमांग भाषा को इंडेंजर्ड भाषा की श्रेणी में रखा है, यह किस राज्य में बोली जाती है? ये डेंजर्ड भाषा या इंडेंजर्ड भाषा क्या होती हैं? वैसी भाषाएं जो विलुप्ति के कगार पे होती है, उनकी एक सूची तैयार की जाती है यूनेस्को के द्वारा। तो यूनेस्को के द्वारा जो ये सूची तैयार की जाती है, वास्तव में सबसे पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं यूनेस्को क्या है। तो यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये संस्था जो है कल्चरल क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था है। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है और इसका गठन 16 नवंबर 1945 को किया गया था। अलग अलग तरह के रिसर्च करती है, अलग अलग तरह की खोज करती है, जानकारियाँ इकट्ठा करती हैं। उसी क्रम में ये इकट्ठा करती हैं ऐसी भाषाओं की एक सूची जो भाषाएं विलुप्ति के कगार पर है। तो भारत की एक भाषा जिसका नाम है तमांग, उस भाषा को है ये मान रही है कि विलुप्ति के कगार पर है। यह किस राज्य क्षेत्र से संबंधित है? तो आते हैं, जानते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर, और इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है ये भाषा और जो विलुप्ति के कगार पर है। आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ये प्रश्न इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश PCS के एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा गया था और यह जो इसका सही उत्तर है वो है हरियाणा। इसके विषय में बता दूं कि खेल मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की घोषणा की गई थी और इस घोषणा के तहत हरियाणा को मेजबानी दी गई थी। अब इसके संबंधित कुछ और जानकारी, जैसे पहला जो आयोजन हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, उसका आयोजन दिल्ली में किया गया था 2018 में, 2019 में इसका आयोजन पुणे में तथा 2020 में इसका आयोजन गुवाहाटी में किया गया था। अब जो चौथा संस्करण है उसका आयोजन हरियाणा में किया जाएगा। आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। 28 जुलाई 2020 को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष हेपेटाइटिस दिवस का थीम क्या था? तो चलिए जानते हैं इसके विषय में। इसका सही उत्तर जो है वह है ऑप्शन ए, हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य। हर साल 28 जुलाई को जो है ये दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा मनाया जाता है। आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सुरक्षित नाना नानी दादा दादी अभियान चलाया गया था। वास्तव में ये बुजुर्गों को सुरक्षा एवं उन्हें सम्मान देने के लिए शुरू किया गया था। यह योजना किस राज्य क्षेत्र से संबंधित है या किस संस्था से संबंधित है? तो यह संबंधित है नीति आयोग से। नीति आयोग के द्वारा ये अभियान चलाया गया था। इस अभियान की शुरुआत 5 मई को की गई थी और इसके तहत आपको पता है कि कोविड का असर जो था वो स्पेशली बुजुर्गों पर ज़्यादा होता था, इसीलिए भारत के 28 जिले इसमें शामिल करके इसे एक प्रायोगिक तौर पर शुरू किया गया और ऐसे जिलों में 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों को कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी देना तथा उन्हें बचाव संबंधित सुझाव देना इसका प्रमुख उद्देश्य था। 5वें प्रश्न की ओर आते हैं। हाल ही में किस राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल स्थापित किया गया? तो ये जो होप पोर्टल स्थापित किया गया था ये उत्तराखंड राज्य द्वारा स्थापित किया गया है। कोविड-19 के कारण कई युवा बेरोजगार हो चुके थे और उन बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाना, उनके कौशल के अनुरूप रोजगार दिलाने के लिए ही ये होप पोर्टल जो है स्थापित किया गया है। आते हैं छठे प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने शराब को MRP पर स्पेशल कोरोना फी लगाने की घोषणा की? आपको पता होगा कि जैसे ही लॉकडाउन की परिस्थितियां समाप्त हुई उसके बाद बड़ी संख्या में शराब की दुकानों पर भीड़ लगने लगी। ऐसे में दिल्ली की गवर्नमेंट ने एक विशेष प्लान करते हुए शराब पर जो है MRP पर 70% टैक्स निर्धारित कर दिया, यानी इससे अधिक मूल्य जो है शराब खरीदने वालों को चुकाना पड़ेगा।
आते हैं 7वें प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहा नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य काफ़ी चर्चा में रहा था। आइए जानते हैं कि ये किस राज्य से संबंधित है। तो ये है गोवा से संबंधित। सबसे पहले जानते हैं ये क्या है। गोवा का नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य बाघों के घर के रूप में जाना जाता है। हाल ही में इस अभयारण्य में एक ब्लैक पैंथर देखा गया, जिसके कारण ये चर्चा का विषय बन गया। नेत्रावली गोवा में बहने वाली एक नदी है जो जुआरी नदी की सहायक है, और इसी नदी के नाम पे, नेत्रावली नदी के नाम पे ही इस वन्यजीव का अभयारण्य नेत्रावली रखा गया है। आते हैं 8वें प्रश्न की ओर। हाल ही में किन दो राज्यों के बीच भारत की पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी? आपको पता होगा कि कोविड की परिस्थितियों के बीच फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को घर लाने के लिए कोविड स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी, जिसमें सबसे पहली ट्रेन चलाई गई थी वो चलाई गई थी तेलंगाना और झारखंड के बीच में। तेलंगाना के जो है चल करके यह झारखंड के हटिया तक आई थी। तो इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन बी है, तेलंगाना और झारखंड के बीच पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी। आते हैं 9वें प्रश्न की ओर। कश्मीर कवरेज के लिए निम्न में से किसे 2020 के प्रसिद्ध पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया? आपको बता दें कि पुलित्जर पुरस्कार जो है वो स्पेशली पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे प्रमुख पुरस्कार है। इसकी घोषणा मई 2020 में की गई थी, और इस घोषणा से संबंधित मुख्य बातों पर देखें तो जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगाया गया था, तो उस दौरान जो है फोटोग्राफरों के द्वारा यहाँ बेहतर कार्य करने के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। और इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। ये तीनों ही पत्रकार वहाँ पे जम्मू कश्मीर में फोटोग्राफी और पत्रकारिता के क्षेत्र में अच्छा कार्य किए, इसीलिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। आते हैं 10वें प्रश्न की ओर। किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक के साथ एक नया गीत जारी किया? यह नया गीत जो है वो HDFC बैंक, आपको पता होगा कि निजी क्षेत्र की एक बैंक है, के द्वारा जारी किया गया हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक। इस गाने को जो है AR रहमान द्वारा गाया गया। इसका उद्देश्य लोगों को कोरोना वायरस के प्रति सबल बनाना तथा उन्हें जागरूक रखना था। 11वें प्रश्न की ओर आते हैं। भारत और ब्रिटेन के मध्य किस संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन 13 फरवरी 2020 को किया गया था? तो भारत और ब्रिटेन के बीच निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, इसको सबसे पहले हम लोग जानेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर है अजय वॉरियर। अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास जो है ये भारत और ब्रिटेन के बीच संचालित किया जाता है। भारत और यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन के बीच यह अभ्यास का 5वां सीरीज था, जो फरवरी 2020 में आयोजित किया गया। यह ब्रिटेन के सैलिसबरी मैदान में किया गया था। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। NRC जो कि काफ़ी चर्चा में रहा था, इसका पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो NRC जो होता है वो क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, यानी सिटीजन के लिए एक नेशनल रजिस्टर है। तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स ये है NRC का पूरा रूप। इसके बारे में मैं बता दूं कि NRC का जो चर्चा का विषय रहा, भारत के राष्ट्रीय नागरिक पंजी इसको कहते हैं। भारत सरकार द्वारा निर्मित यह एक पंजी है जिनमें उन भारतीय नागरिकों का नाम है जो असम के वास्तविक नागरिक हैं, अर्थात जो असम में लंबे समय से रहते आ रहे थे, उनकी ये सूची है। खास करके 1971 के जो प्रवासी आए थे या बाहर से जो शरणार्थी आए थे, उनसे पहले के रिकॉर्ड के अनुसार जो भारत में रह रहे हैं या असम में रह रहे हैं, उन्हें असम का नागरिक माना गया। जो बाद में छुपे तरीके से या बिना मंजूरी के आके रखे गए, उन्हें जो है इस सूची से बाहर रखा गया है और उन्हें नागरिक नहीं माना गया, जिसके कारण ये विवाद का विषय बन गया। आते हैं 13वें प्रश्न की ओर। उड़ान योजना के तहत कितने नए हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा? तो ये उड़ान योजना के तहत अगले 5 साल में देश में 100 नए हवाई अड्डे स्थापित करने की घोषणा की गई। आपको पता होगा कि सस्ते दरों पर जो है ये उड़ान योजना के तहत जो है फ्लाइट दिए जाएंगे, ताकि आम नागरिक को भी यातायात करने में सुविधा हो सके। इसके लिए केंद्र सरकार ने समय सीमा जो तय की है वो 2024 तय की है। आते हैं 14वें प्रश्न की ओर। कृषक नवोन्मेष कोष की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो कृषक नवोन्मेष कोष जो है स्थापित किया गया है, ये ICAR के द्वारा स्थापित किया गया। आपको पता होगा कि ये कृषि से संबंधित संस्था है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसे कहते हैं। इनके द्वारा ये स्थापित किया गया है। इस कोष की स्थापना अगले वित्त वर्ष तक की जाएगी।
यह घोषणा जो है किसान विज्ञान कांग्रेस के द्वारा की गई है। आते हैं 15वें प्रश्न की ओर। किस वर्ष बजट भाषण इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण माना गया? तो बजट भाषण जो सबसे लंबा रहा वो आपको पता होगा कि 2020 में जो बजट भाषण दिया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, वो करीब 2 घंटे 40 मिनट का वित्त भाषण रहा, जो कि अभी तक के इतिहास में सबसे लंबा वित्त भाषण माना। आइए आते हैं 16वें प्रश्न की ओर। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में पहला हिंदी समाचार पत्र लॉन्च किया गया है, जिसका क्या नाम है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है और इसी से संबंधित नाम है अरुण भूमि, जो इसका सही उत्तर है। अरुण भूमि लॉन्च किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये अरुण भूमि नामक जो है हिंदी समाचार पत्र लॉन्च किया है। और हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जो अलग अलग बोलियों बोलने वाले राज्यों में जो है विविध जनजातियों को एकजुट करती है, और इसी उद्देश्य से जो है इस भाषा के समाचार पत्र को यहाँ पर मान्यता दी गई है या फिर शुरू किया गया है। आते हैं 17वें प्रश्न की ओर। भारत में कुपोषण के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो यूएन द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया है ताकि कुपोषण को समाप्त किया जा सके या उसके खिलाफ जो लड़ाई है उसको बेहतर किया जा सके? तो इसका सीधा सा उत्तर है फीड आवर फ्यूचर। ये इसका टैगलाइन था, आप इसे जरूर याद रखिएगा, थीम लाइन यही था। इसके विषय में बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने भारत में भूख और कुपोषण के खिलाफ जागरूकता लाने तथा कदम उठाने के लिए भारत के बॉलीवुड का साथ लिया है और इसके तहत जो है फीड आवर फ्यूचर अभियान की शुरुआत की है। आते हैं 18वें प्रश्न की ओर। निमोनिया के कारण बाल मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस योजना का शुभारंभ किया गया है? तो निमोनिया के कारण बाल मृत्यु दर को कम करना है और इसके लिए जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जो है एक विशेष योजना चलाई गई है, जिसका नाम है सांस योजना। इस योजना के संबंध में मैं बता दूं कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जो है वो निमोनिया के कारण होने वाले बच्चों की मौतों में कमी लाना, जो कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा लॉन्च किया गया था। आते हैं 19वें प्रश्न की ओर। हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को गोल्डन ड्रैगन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो गोल्डन ड्रैगन अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये ऑप्शन डी है इसका सही उत्तर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। आपको मैं बता दूं कि बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कार्डिफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2019 में गोल्डन ड्रैगन अवार्ड से नवाजा गया है और यह उनके शानदार अभिनय के लिए दिया गया है। आते हैं 20वें प्रश्न की ओर। वर्ष 2019 के लिए किसे नेल्सन शरणार्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये नेल्सन शरणार्थ पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति हैं अजीज बेग असुरोव। अजीज बेग असुरोव को यह जो है पुरस्कार 2019 के लिए दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त शरणार्थी UNHCR, ये आप याद रखिएगा, यही शरणार्थी की संस्था है UNHCR। इस संस्था द्वारा ही यह पुरस्कार दिया गया है। इनको यह पुरस्कार जो है किर्गिस्तान क्षेत्र में जो है शरणार्थियों की मदद करने के लिए दिया गया है। इन्होंने लगभग 10,000 किर्गिज लोगों को जो है राष्ट्रीयता दिलाने में सफलता पाई। आते हैं 21वें प्रश्न की ओर। UGC द्वारा सभी विश्वविद्यालय को कब तक डिजिटल करने का लक्ष्य रखा गया है? तो UGC आपको पता होगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक ऐसी संस्था है जो यूनिवर्सिटी को ग्रांट देती है और इनके द्वारा लक्ष्य रखा गया है कि 2020 तक जो है ये सारे जो भी कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, उनको डिजिटल किया जाएगा। इसके बाद सभी संस्थानों में छात्रों की जो फीस होगी, परीक्षा की फीस होगी, वेतन होंगे, वो सभी लेन देन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से दिखेंगे, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी। 22वें प्रश्न की ओर आते हैं। जिन्ना ऑफ पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो हाल ही में यह पुस्तक लिखी गई थी और इस पुस्तक का सही उत्तर है स्टैनले वॉलपॉट। स्टैनले वॉलपॉट के द्वारा जो है यह पुस्तक लिखी गई थी, जिन्ना ऑफ पाकिस्तान। 23वें प्रश्न की ओर आते हैं। पहली बार किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया? तो T20 मैचों की संख्या जो इंटरनेशनल मैचें हैं उनको खेलने का जो है 100 मैच खेलने का रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये भारतीय महिला टीम की कैप्टन हरमनप्रीत कौर के द्वारा बनाया गया है।
इसके अलावा मैं बता दूं कि ये भारतीय महिला टीम की कैप्टन है और पुरुष एवं महिला दोनों ही क्षेत्रों में 100 मैच खेलने का पहला रिकॉर्ड जो है इन्हीं के नाम दर्ज किया गया है। आते हैं 24वें प्रश्न की ओर। 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ होगा? 107वीं जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस है इसका आयोजन बेंगलुरु में किए जाने का जो है लक्ष्य रखा गया है। इसके संबंध में मैं बता दूं कि 107वां जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन है वो बेंगलुरु में माफ़ कीजिएगा, इसको जनवरी 2020 में किया जा चुका है। और इसके अलावा जो 2021 में किया जाने वाला है वो 108वां विज्ञान कांग्रेस होगा, जिसका आयोजन पुणे में किया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि 2020 में जो है बेंगलुरु में किया जा चुका है, जबकि 2021 में जो किया जाने वाला है वो 108वां विज्ञान कांग्रेस होगा और उसका आयोजन पुणे में किया जाएगा। आते हैं 25वें प्रश्न की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार ने मिलिट्री पुलिस भर्ती में कितने प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की है? तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रक्षा मंत्री ने महिलाओं को सेना में जवानों के रूप में जो है शामिल करने का फैसला लिया है। इसके तहत मिलिट्री पुलिस में 20% जो है महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाएगा और इसका सही उत्तर जो है वो 20% होगा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है हमारा 26वां प्रश्न। 26वें प्रश्न में आते हैं, सोशल मीडिया के खिलाफ कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो आपको पता होगा कि आज सोशल मीडिया काफ़ी प्रचलित है। इसके अंतर्गत फेसबुक, व्हाट्सएप और अलग अलग ट्विटर, इंस्टाग्राम ये सभी शामिल हैं। तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसमें आज कई अफवाहें भी उड़ती हैं, कई सच्चाइयाँ भी बाहर आती हैं। तो ऐसे में इन अफवाहों के विरुद्ध कानून बनाने वाला देश बन गया है। आते हैं, इसका सही उत्तर जो है वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन में सोशल मीडिया के खिलाफ कानून बनाने का जो है प्रावधान किया गया है। इसके तहत सोशल मीडिया के जो शीर्ष अधिकारी होते हैं उनके द्वारा अगर कोई नुकसानदेह सामग्री परोसी जाती है तो उसके खिलाफ जो है उस पर कंप्लेन दर्ज किया जा सकता है। 27वें प्रश्न की ओर आते हैं, हाल ही में किस राज्य का फयोंग गांव देश का पहला कार्बन पॉजिटिव गांव बन गया है? तो ये काफ़ी चर्चित बिंदु है और पर्यावरण की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह गांव जो है वो मणिपुर राज्य से संबंधित है, फायंग गांव। क्यों ये चर्चा में रहा, आइए जानते हैं। मणिपुर के फायंग गांव को देश का पहला कार्बन पॉजिटिव गांव के रूप में विकसित किया गया है। इस गांव ने ग्रीन हाउस गैस तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने की दिशा में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जिसके कारण यह टैग उसे दिया गया है। 28वें प्रश्न की ओर आते हैं, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने किस भारतीय के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? ये जस्ट मैंने पिछले सेट में भी आपको बताया था कि पंडित जसराज जो है इनको हाल ही में जो है इनके नाम पे एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है और ये रखा गया है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के द्वारा। और इसके अलावा मैंने बताया था कि ये शास्त्रीय संगीत से इनका संबंध रहा था और इन्हें पद्म विभूषण भी मिला हुआ था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है। आते हैं 29वें प्रश्न की ओर, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। प्रतिवर्ष 21 सितंबर को जो है ये अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने साल 1981 में विश्व में पहली बार ये इस तरह का दिवस मनाने की घोषणा की थी और 1982 से इसे मनाया जाना शुरू किया गया और उस समय से लेकर अभी तक ये मनाया जाता है। आते हैं अगले पॉइंट की ओर, कालेश्वरम बहुउद्देशीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? ये काफ़ी चर्चित रहा था जब इसकी उद्घाटन की गई थी और ये आपने कई बार इसको पढ़ भी लिया होगा कि ये तेलंगाना राज्य से संबंधित है। कालेश्वरम बहुउद्देशीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना, इसके तहत जो है मुख्य रूप से गोदावरी नदी के पानी को जो है काफ़ी ऊपर ला करके फिर लिफ्ट करके इससे सिंचाई की सुविधा प्रदान करने की योजना रखी गई है। 31वें प्रश्न की ओर आते हैं, हाल ही में रॉबर्ट मुगाबे का निधन हुआ है, वो किस देश से संबंधित रहे हैं? तो रॉबर्ट मुगाबे के बारे में आपने पढ़ा होगा, कई बार जाना भी होगा। ये जिम्बाब्वे से संबंधित रहे हैं और इनके विषय में बता दूं कि ये प्रधानमंत्री भी वहाँ पे रहे हैं और इसके अलावा वो राष्ट्रपति के पद पे भी रहे हैं। हाल ही में उनका निधन जो है 95 वर्ष की आयु में हो गया है और 2017 में तख्ता पलट के बाद उन्हें अपने पद को छोड़ना पड़ा था और वो वहाँ राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री दोनों पद पर कार्य कर चुके थे। 32वें प्रश्न की ओर आते हैं, किस खिलाड़ी को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? काफ़ी चर्चित रही थी ये और अभी भी चर्चा में है। ये इनका नाम है हिमा दास।
ये भारत की असम राज्य से संबंधित है और इन्हें ढींग एक्सप्रेस नाम दिया गया है। हाल ही में इन्होंने जो है IAAF वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जाकर के इन्होंने 400 मीटर में गोल्ड मेडल जीता था और ऐसा करने वाली ये प्रथम भारतीय थी। 23वें प्रश्न में आते हैं, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 2021 तक सभी सरकारी कार्यालयों को कागज रहित बनाने की घोषणा की है? यानी कागज से मुक्त जो है हमारा ऑफिस होगा, ये किस राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा घोषणा की गई है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश द्वारा ये घोषणा की गई है कि वो 2021 तक में जो है वो अपने ऑफिस को कागजों से मुक्त कर देगा, जिससे पर्यावरण को जो है बचत होगी और ई कार्यालय जो है वो तैयार हो जाएगा। 34वें प्रश्न की ओर आते हैं, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों MSME में आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता हेतु दीर्घकालीन उपाय सुझाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों की जो संस्था है MSME, उसमें कुछ वित्तीय स्थिरता लाने के लिए जो है एक समिति का गठन किया गया था। ये समिति किसकी अध्यक्षता में गठन की गई थी? तो इसे नाम दिया गया था UK सिन्हा समिति। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो UK सिन्हा समिति है। 35वें प्रश्न की ओर आते हैं, ICC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? तो ये जो आयोजन होने वाला है 2023 का, ये होने वाला है भारत में और ये इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2019 में हाल ही में जो है इंग्लैंड में आयोजित हुआ था, उसके बाद 2023 का विश्व कप जो है वो भारत में आयोजित किया जाएगा और ये पहला अवसर होगा जो ये पूरी तरह से भारत में आयोजित होगा, क्योंकि इससे पहले एशिया के देशों में आयोजित होते थे। इस बार यह पूरी तरह से भारत में आयोजित होगा। आते हैं अब 36 नंबर प्रश्न की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रकाश पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है? तो प्रकाश पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया गया है, यह किससे संबंधित है? यह पोर्टल खानों में कोयला स्टॉक की मैपिंग के साथ हितधारकों को रेलवे रेक के आवागमन और विद्युतीय संयंत्रों में कोयले की उपलब्धता की निगरानी में जो है मदद करेगा। तो विशेष करके ये जो है कोयला से संबंधित है और इसका सही उत्तर जो है ये कोयला आपूर्ति की मॉनिटरिंग से संबंधित है। आते हैं 37वें प्रश्न की ओर। कजाकिस्तान की राजधानी वर्तमान में कहाँ है? तो कजाकिस्तान की राजधानी जो हाल ही में चेंज हुई थी और जिसके बाद ये चर्चा का विषय बना था, इसे हाल के एग्जाम में पूछा भी गया था, इसका सही उत्तर है नूर सुल्तान। आते हैं 38वें प्रश्न की ओर। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सवर्णों को 10% आरक्षण में नौकरी में आरक्षण देने की घोषणा की गई थी? तो हाल ही में ये विधेयक पास हुआ था और काफ़ी चर्चा का विषय भी बना था। ये 103वां संविधान संशोधन विधेयक था, जिसके माध्यम से 10% सवर्णों को आरक्षण दिया गया और इसके तहत अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में जो है संशोधन किया गया था। इसको लागू करने के बाद जो है सबसे पहले गुजरात राज्य ने 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया था। 39वें प्रश्न की ओर आते हैं। गोलन पहाड़ी हाल के समय में विवाद या चर्चा का विषय बना हुआ है। यह पहाड़ी किन दो देशों के बीच विवाद का मुद्दा है? तो गोलन पहाड़ी जो है ये चर्चा का विषय रहा। इसका सही उत्तर है सीरिया और इजराइल। सीरिया और इजराइल के बीच जो है ये विवाद का विषय बना रहा। आते हैं 40वें प्रश्न की ओर। किस राज्य ने पान के पत्ते को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये पान का पत्ता इसलिए स्पेशल है, ये तिरूर का पान का पत्ता है जो कि काफ़ी चर्चित है। इसमें कई प्रकार के औषधीय गुण होते हैं। ये खास करके जो है केरल के मलप्पुरम जिले में तिरूर, तनूर, तिरूरांगड़ी आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस पत्ते में कई प्रकार के औषधीय गुण हैं, जिसके कारण इसे GI टैग दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है केरल राज्य। आते हैं 41वें प्रश्न की ओर। हाल में इराक के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इराक के जो प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मुस्तफ़ा अल कदीमी। मुस्तफ़ा अल कदीमी जो है वो इराक के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। ये लगभग 6 महीने की राजनीतिक तकरार के बाद जो है यहाँ हाल ही में मंजूरी मिली और उसके बाद मुस्तफ़ा अल कदीमी को पदभार मिला है। आते हैं 42वें प्रश्न की ओर। पुस्तक विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो के लेखक कौन है? ये विजयंत जो है उनका कह सकते हैं कि ये शहीद हुए थे कारगिल वार के दौरान
और उन्हीं के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है, द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो। ये जो पुस्तक है इसका विमोचन किया गया हाल ही में, और ये कर्नल BN थापर, विजयंत के पिता हैं, उनके द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है। यानी विजयंत जो कारगिल में शहीद हुए थे, उनके पिता और उनकी पत्नी के सहयोग से जो है ये पुस्तक लिखी गई है। स्पेशली उनके पिता जो है इसके राइटर हैं। तो ये याद रख सकते हैं, ये कारगिल वार से जुड़ा हुआ है। काफ़ी प्रेरणादायी पुस्तक के रूप में इसे प्रकाशित किया गया है। आते हैं 43वें प्रश्न की ओर। किस राज्य ने देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान अपने राज्य में फंसे अन्य राज्यों के नागरिकों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च की? ये एक्चुअली इसलिए किया गया था क्योंकि कई राज्यों के लोग जो है अलग अलग राज्यों में फंसे थे और वहाँ से वो बाहर निकलना चाह रहे थे, बट उनको परेशानी हो रही थी। तो ऐसी संबंध में जो है ये पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एक विशेष पहल की गई, और इस पहल के तहत जो है वहाँ से एक एग्जिट ऐप बनाया गया, और इससे देशव्यापी तालाबंदी के दौरान जो है पश्चिम बंगाल में फंसे हुए लोगों को बाहर भेजने की सुविधा प्रदान की जा सकी। 44वें प्रश्न की ओर आते हैं। किस देश में रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट किया गया है? तो ये भारत और इजराइल के बीच बढ़ते संबंधों का परिणाम है कि इजराइल देश ने अपने देश के एक सड़क तेल अवीव सड़क का नाम बदल करके टैगोर स्ट्रीट कर दिया है, और ये टैगोर जी की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया गया है। 45वें प्रश्न की ओर आते हैं। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध तेलिया रुमाल को GI टैग दिया गया है? ये चर्चित रहा था। GI टैग जिसको भी मिलता है, ये यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो तेलिया रुमाल जो है ये आप याद रख सकते हैं, ये तेलंगाना से संबंधित है। पुता पक्का तेलिया के रुमाल को जो है भौगोलिक संकेतक के रूप में हाल ही में दर्जा मिला है। आते हैं अब कुछ अंतिम प्रश्नों की ओर। हमारा 46 नंबर प्रश्न। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितनी आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की थी? तो आपको पता होगा कि 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा जो है उन्होंने की थी, ताकि लॉकडाउन की परिस्थितियां और जो हमारे देश में एक कोविड के कारण आर्थिक संकट उत्पन्न हो रही है उसका सामना किया जा सके। आते हैं 47वें प्रश्न की ओर। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में विश्व आर्थिक मंच द्वारा ये जारी किया गया, और इसमें भारत को जो है 74th यानी 74वां स्थान जो है प्राप्त हुआ है। आते हैं 48वें प्रश्न की ओर। कोविड-19 महामारी से जूझ रहे भारत को वर्ल्ड बैंक ने कितनी राशि का सामाजिक सुरक्षा पैकेज जो है देने की घोषणा की? तो विश्व बैंक द्वारा अलग अलग देशों को कुछ सुरक्षा पैकेज दिए गए थे। इसी में से भारत को जो सुरक्षा पैकेज दिया गया वो $1 बिलियन का सुरक्षा पैकेज जो है वो दिया गया, जिसे इमरजेंसी फंड कहा गया। आते हैं 49वें प्रश्न की ओर। विश्व का कौन सा देश इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक M उपग्रह लॉन्च करेगा? आर्कटिक क्षेत्र में होने वाले जलवायु परिवर्तन और उस पर निगरानी की दृष्टि से ये एक उपग्रह लॉन्च किया जाना है। यह उपग्रह जो है वो रूस लॉन्च करेगा। इसकी घोषणा रूस द्वारा की गई है। आइए इसके बारे में जानते हैं। रूस ने इस साल के आखिर में आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण पर नज़र रखने के लिए आर्कटिक M नामक एक उपग्रह को लॉन्च करने की योजना बनाई है, जो इस साल के आखिर तक लॉन्च कर दी जाएगी। अब आते हैं सबसे अंतिम प्रश्न की ओर। लोकसभा के किस नेता को संसद की लोक लेखा समिति का पुनः अध्यक्ष चुन लिया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन C, अधीर रंजन चौधरी। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अधीर रंजन चौधरी को पुनः लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुना गया है। लोक लेखा समिति की बात करें तो भारतीय संसद में कुछ चुने हुए सदस्यों वाली ये समिति है, और जो भारत सरकार के खर्चों की लेखा की परीक्षण करती है। यह समिति संसद द्वारा निर्मित है, और लोक लेखा समिति प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कही जाती है। कुल इसमें जो है 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य जो है वो लोकसभा से
तथा 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। और इस प्रकार से कुल 22 सदस्यों की ये समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करता है। तो ये पॉलिटी से भी रिलेटेड है और करंट से भी रिलेटेड है। उम्मीद करते हैं कि आज के इस 50 प्रश्नों की श्रृंखला में आपको मजा आया होगा। इसी तरह से पढ़ते रहिए और तैयारी को आप बनाए रखिए।